हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल परीक्षा तक स्टडी पर। मैं हूं गौरव। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और अपनी सीरीज को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। ये जो सीरीज़ चल रही है ये चल रही है मिशन SSC GD 2021, जिसमें हम टोटल 10,000 प्लस क्वेश्चन इसके अंदर कराने वाले हैं, जिसका जो पार्ट फर्स्ट है वो कल आ चुका था। अगर उसको भी आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक होगा इसी वीडियो के अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाएंगे तो लिंक मिल जाएगा, उसकी मदद से आप उस पार्ट को भी देख सकते हैं। ये उस सीरीज का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें आज कल की तरह मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं और उनको डिस्कस करने वाले हैं। उनसे बनने वाले जो और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए होंगे या फिर आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो ये जो सीरीज़ चल रही है ये ओनली एंड ओनली जो SSC GD का जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया हुआ है, जिसकी जो वैकेंसी, जिसका जो आवेदन पत्र है वो चालू है, आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, उसका ये पार्ट नंबर 2 है। तो सिर्फ SSC GD वालों के लिए स्पेशल सीरीज चलाई गई है। और एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा, अगर आप लोग इस वीडियो की जो PDF है वो पाना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको टेलीग्राम का जो लिंक है वो लगा हुआ मिल जाएगा। उस टेलीग्राम के लिंक की मदद से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका PDF भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपके पास वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो समय पर आप पा सकें। तो चलिए अब शुरू करते हैं और आते हैं पहले प्रश्न के ऊपर। तो पहले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है। तो गायत्री मंत्र जो ये आपका है, यह जो वर्णित है यह ऋग्वेद के आपके तीसरे मंडल में वर्णित है। कौन से मंडल में वर्णित है? तीसरे मंडल में वर्णित है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात कर लेते हैं कि गायत्री मंत्र और ऋग्वेद से जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं या फिर आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी का हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद यह आपका जो सबसे, अगर आपसे पूछ ले कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो वो आपका हो जाएगा ऋग्वेद। कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद में आपके 10 मंडल और 1028 सूक्ति विद्यमान हैं। कितने? 10 मंडल और 1028 सूक्ति। अगर पूछ ले इसमें रचनाएं कितनी हैं तो याद रखिएगा इसमें कुल जो रचनाएं हैं वो 10,462 रचनाएं हैं। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्ति हैं और 10,462 इसमें रचनाएं हैं और इसकी टोटल 5 शाखाएं हैं। ठीक है, तो इतना आप याद रख सकते हैं ऋग्वेद के बारे में। अब बात कर लेते हैं गायत्री मंत्र के बारे में, कौन कौन से और क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले गायत्री मंत्र की रचना किसने की तो याद रखिएगा विश्वामित्र जी के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। ठीक है, और यह जो मंत्र है ये आपका सावित्री को समर्पित है। ठीक है, यह मंत्र किसको समर्पित है? अगर आपसे पूछ ले तो सावित्री को समर्पित है। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो अब बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं तो महावीर स्वामी ये जैन धर्म के 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। ये भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि महावीर जो स्वामी थे ये जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, तो ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है, और बात की जाए इनका जन्म कब हुआ था तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 540 ईसा पूर्व में। फिर आपसे पूछा जाएगा इनका जन्म हुआ कहाँ था तो इनका जन्म कुंडा ग्राम वैशाली नामक जगह पर हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा इनके बचपन का नाम क्या था तो इनके बचपन का जो नाम था वो था वर्धमान। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछेगा इनके पिता का क्या नाम था तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। उसके बाद आपसे पूछेगा इनकी माता का क्या नाम था तो इनकी माता का नाम था त्रसला। अगर पूछ ले इनकी पत्नी का क्या नाम था तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछ ले इनकी पुत्री का क्या नाम था तो इनकी पुत्री का नाम था आपके प्रियदर्शनी। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन आप महावीर स्वामी से याद रख सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि महावीर जो स्वामी थे यह 24वें नंबर के जैन धर्म के तीर्थंकर थे। तो यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है कि अगर ये 24वें नंबर के थे तो इसके पहले तीर्थंकर कौन थे तो इसके जो पहले तीर्थंकर थे वो आपके हो जाएंगे ऋषभदेव। कौन हो जाएंगे? ऋषभदेव। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 23वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे तो वो आपके हो जाएंगे पार्श्वनाथ। 24वें नंबर के आपके महावीर स्वामी,
23वें नंबर के आपके पार्श्वनाथ और पहले नंबर के आपके हो जाएंगे ऋषभदेव। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो था श्रीगुप्त, यानी गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। अब बात कर लेते हैं हम गुप्त वंश के बारे में, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो गुप्त वंश का जो उदय देखा जाता है वो 3री शताब्दी के अंत में कौशाम्बी यानी प्रयाग के निकट इसका जो आपका उदय माना जाता है वो प्रयाग के कौशाम्बी नामक जगह पर माना जाता है। और गुप्त वंश की जो स्थापना होती है वो 240 ईसा पूर्व में होती है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछे कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है। यानी कि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी, बट इसका जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है चंद्रगुप्त फर्स्ट को। गुप्त वंश में ही एक और प्रतापी शासक हुआ है जिसको समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है, और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन है, चाहे एयरफोर्स का एग्जाम हो, एसएससी जीडी का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की बात कर लें, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो था विष्णुगुप्त। कौन था? विष्णुगुप्त। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीगुप्त, यानी श्रीगुप्त के द्वारा 240 ईसा पूर्व में गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसी तरीके से आप जुड़े रहिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपको अच्छे मिलने वाले हैं जो कि आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, और हो सके तो अपने ग्रुप में किसी भी सोशल अकाउंट में एक बार जरूर शेयर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? तो बाणभट्ट जो ये था हर्षवर्धन का दरबारी कवि। किसका था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि। बाणभट्ट की जो पुस्तकें हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो भी पूछी जाती हैं, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। बाणभट्ट की एक है हर्षचरित पुस्तक और एक है कादम्बरी। ये 2 पुस्तकें आपके एग्जाम में आ चुकी हैं, तो इसलिए इन दोनों पुस्तकों को आप नोट जरूर कर लीजिएगा, हर्षचरित और कादम्बरी, जो कि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहा है 1857 के विद्रोह लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? यानी 1857 की जो क्रांति स्टार्ट हुई थी उसमें जो लखनऊ से जो नेतृत्व किया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो लखनऊ में जो नेतृत्व किया गया था वो किया गया था आपके बेगम हजरत महल के द्वारा। किसके द्वारा? बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ से 1857 का विद्रोह का जो एक नेतृत्व करने वाली जो महिला थी वो थी बेगम हजरत महल। तो अब हम देख लेते हैं, जब 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो जगह जगह विद्रोह किए गए थे वो किसके द्वारा किए गए थे और कहाँ पर किए गए थे? तो उसमें जो पहला नाम आता है वो आता है दिल्ली। दिल्ली से जो 1857 की क्रांति का जो आपका इसका जो समर्थन किया था वो किया था जनरल बख्त खान ने। कानपुर से जो नेतृत्व किया था वो नाना साहब के द्वारा किया गया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल के द्वारा, बरेली से खान बहादुर के द्वारा, बिहार से कुंवर सिंह के द्वारा, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, इलाहाबाद से लियाकत अली के द्वारा, और ग्वालियर से तात्या टोपे के द्वारा, और गोरखपुर से गजाधर सिंह के द्वारा किया गया था। तो ये लिस्ट जो मैंने रखी हुई है इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये जो आपका है भरतनाट्यम नृत्य, ये एक शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य वो नृत्य होते हैं जिनका जो प्रमाण है वो शास्त्रों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से भारत में जो वर्तमान में जो कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है वो है 8। कितनी है?
8। अब वो 8 कौन कौन से हैं तो याद रखिएगा, उनमें से एक आपका ओडिसी हो जाएगा, दूसरा मोहिनी अट्टम हो जाएगा, एक आपका कथक हो जाएगा, एक आपका कथकली हो जाएगा, एक आपका सतरिया हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा भरतनाट्यम, एक आपका मणिपुरी हो जाएगा, एक आपका कुचिपुड़ी हो जाएगा। ठीक है, जिसमें जो ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है वो ओडिशा का है, मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का है, जो कथक है ये आपका उत्तर भारत का है, और जो कथकली है ये भी आपका केरल का है, भरतनाट्यम जो है ये आपका तमिलनाडु का है, एक आपका सत्रिया है ये आपका असम का है, एक आपका मणिपुरी है ये आपका मणिपुर का है, एक आपका कुचिपुड़ी है ये आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, अगर कर्नाटक की बात कर लें तो कर्नाटक में आप 2 नृत्य याद रख सकते हैं, जिनमें एक आपका यक्षगान हो जाएगा, एक आपका ढोलू कुनथा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भारतीय संविधान में वर्णित 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। पहले तो हम बात करते हैं अनुसूचियों के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो भारत में जो वर्तमान में जो अनुसूची है वो आपकी कितनी है तो याद रखिएगा वो है 12। यानी मूल संविधान की बात की जाए तब जो कुल अनुसूचियाँ थीं वो थीं 8, अगर वर्तमान में बात की जाए तो अब हो गई हैं 12। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो 22 भाषाओं का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपके 8वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। तो अब बात कर लेते हैं जो और भी ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची जो संबंधित है ये 1971 के अनुसार जो राज्यसभा की जो सीटों का जो आवंटन किया गया था वो संबंधित है चौथी अनुसूची से। ठीक है, वहीं अगर ऑप्शन नंबर बी यानी 5वीं अनुसूची की बात की जाए तो 5वीं अनुसूची में SC और ST समुदाय को रखा गया है। वहीं बात करें ऑप्शन नंबर डी यानी 10वीं अनुसूची की, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को रखा गया है। ये जो 10वीं अनुसूची है ये 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा आपकी जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि मूल संविधान में टोटल जो अनुसूची थी वो 8 थी, अगर वर्तमान में बात की जाए तो अब जो अनुसूची हो गई हैं वो हो गई हैं 12। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कह रहा है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो नर्मदा नदी का जो आपका उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियों से, जो कि मिलती हैं MP में, यानी आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं अगर ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है अरावली पर्वत की बात की जाए तो अरावली जो पर्वत है यहाँ से जो निकलती हैं वो निकलती हैं आपके लूनी नदी। अगर आपसे पूछ ले लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है तो वो अरावली पर्वत से माना जाता है। वहीं अगर ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है तिब्बत, तो तिब्बत के पठार की बात की जाए तो तिब्बत के पठार में जो आपकी मानसरोवर झील है यहाँ से आपकी सतलुज नदी, आपकी सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल माना जाता है आपके तिब्बत की जो मानसरोवर झील है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मानस नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो मानस नेशनल जो पार्क है ये आपका असम राज्य में मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक लाइक तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है। तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार और कई एग्जाम में देखने को मिला हुआ है। हिंद स्वराज पुस्तक, तो ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो हरित क्रांति का जो जनक जो भारत में माना जाता है वो डॉक्टर स्वामीनाथन को माना जाता है। वहीं अगर आपसे पूछ ले विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है तो वो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ठीक है, भारत में पूछेगा तो डॉक्टर स्वामीनाथन हो जाएगा, अगर विश्व में पूछ ले तो वो आपका नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है रिकेटस रोग किस बीमारी की कमी से होता है।
तो रिकेटस जो रोग है ये आपका जो विटामिन जो कमी हो जाती है वो हो जाती है विटामिन डी की। किसकी हो जाती है? विटामिन डी की। इसी रिकेटस रोग को हम सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं। किस रोग से? सूखा रोग या रिकेटस रोग, जो कि विटामिन डी की कमी से हो जाता है, जिसमें हमारी जो हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है जूल किसका मात्रक है? तो जूल जो इकाई है ये आपकी है ऊर्जा की। किसकी है? ऊर्जा की। वहीं अगर ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा की बात की जाए तो विद्युत धारा की जो इकाई है वो आपकी ओम हो जाएगी। अगर ऑप्शन नंबर सी बल की बात की जाए तो बल की आपकी न्यूटन इकाई हो जाएगी। अगर दूरी की बात की जाए तो मीटर इंटू सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है और बराबर पूछा भी जा रहा है। बात कर रहा है कि इसरो का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसरो की फुल फॉर्म क्या है? तो इसरो की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब बात कर लेते हैं हम इसरो के बारे में, जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहले तो हम बात करते हैं कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। उसके बाद आपसे पूछेगा कि इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो इसरो का हेडक्वार्टर आपके है बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु, कर्नाटक में। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा वर्तमान में जो इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो आपके हो जाएंगे के सिवान। कौन हो जाएंगे? के सिवान। अभी हाल ही में के सिवान को बान कर्मठ अवार्ड से भी नवाजा गया है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई गई है? ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। यानी मैंने इनमें अगर बात की जाए इस सीरीज में, मैं चाहे वो स्टैटिक जी को हो, चाहे वो आपकी हिस्ट्री हो, चाहे वो आपकी जनरल नॉलेज हो, चाहे वो आपकी साइंस हो या जनरल अवेयरनेस हो या आपकी करंट अफेयर हो या आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, सभी को मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो इसलिए ये जो सीरीज चलने वाली है 10,000 प्लस क्वेश्चन की, इसको आप ज़रूर से पूरा लगाइएगा और इसको आप मॉक टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। और जितना भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं उसको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। अगर आप ये सीरीज पूरी देखते हैं 10,000 प्लस क्वेश्चन की, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप 25 क्वेश्चनों में 25 करके आएंगे। आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। यानी भारत की जो पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनाई गई है वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बनाई गई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हर घर जल पहुंचाने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो हर घर जल पहुंचाने वाला जो पहला राज्य बना है वो बना है गोवा। कौन बना है? गोवा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की जो मैंने सीरीज़ थी जिसमें टोटल मैंने 16 क्वेश्चन लिए और साथ ही साथ उससे जो रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते थे सभी को हमने डिस्कस किया। तो ये सीरीज़ आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को जय हिंद।